करने के लिए जब आप इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट में लॉगिन कर जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का सिलेक्शन कर देना है। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन का सिलेक्शन करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर ये चूंकि हमने पहले भी भरने का प्रयास किया था तो इसलिए रिज्यूम फाइलिंग दिखा रहा है, लेकिन आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करते हैं ये नया पेज खुलेगा और इसमें इंडिविजुअल जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। क्योंकि आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर है तो आपको इंडिविजुअल में सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमने आईटीआर 1 का सिलेक्शन कर दिया है और उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलता है। प्लीज़ नोट दैट न्यू टैक्स रिजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट रिजीम। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है इस समय डिफ़ॉल्ट रिजीम होने वाला है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो उसको आपको चेंज करना होगा और अदरवाइज आपको वैसे का वैसे ही उसको रहने देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम, जैसे एचआरए, एलटीए डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80U, 80E, जितने भी सेक्शन है ये न्यू टैक्स रिजीम में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप ये आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर है तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए है। तो इसका आप सिलेक्शन करेंगे और यदि आप अदर केसेस में हैं और आपका बैंक से कोई टीडीएस कटा है तो आप अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है तो आपको पहले वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो और खुल के आ जाती है। इसको आपको एग्री करना होता है, ओके करना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन 5 प्रकार के स्टेप आते हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है। जब पहले स्टेप को आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ये दूसरा स्टेप खुलता है और दूसरे को कंप्लीट करने के बाद तीसरा, तीसरे को कंप्लीट करेंगे तो चौथा और चौथे को कंप्लीट करेंगे तो पांचवा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी पूरी डिटेल आ जाती है, प्रोफाइल हो जाती है। यदि आपको इनको चेंजेस करना है तो आप एडिट के बटन में क्लिक करके इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। मेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसमें सेलेक्ट करें। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में सेलेक्ट करें। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर और इस प्रकार से जितनी भी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी एप्लीकेबल होगी उसमें आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का चयन कर लेते हैं। अब यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन आता है कि रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट से ही इसको फाइल कर रहे हैं। फिलहाल इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 15 सितंबर 2025 तक रखी गई है। तो ये ऑटोमेटिकली ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा, इसको आपको देखना नहीं है, छेड़ना नहीं है। और 15 सितंबर 2025 के बाद जो कि अंतिम डेट रखी गई है, हो सकता है वो एक्सटेंड भी हो जाए। अगर उसके बाद आप फाइल करते हैं आफ्टर ड्यू डेट के बाद तो इसमें सेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट इसलिए है क्योंकि आप इस समय इसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट से भर रहे हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन, जो ये दे रखा है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस का सिलेक्शन करना पड़ेगा और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं तो नो में ही आपको टिक लगे रहने देना है। तो चूंकि हम जो ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल करने का प्रोसेस बता रहे हैं, तो हम इसको नो में ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। बैंक डिटेल में आप देखेंगे कि refund will be not be transferred to the bank account unless it is pre validated। तो जैसे वैलिडेटेड दिखा रखा है तो इसमें हमारा रिफंड आता है। अगर आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट को चेंज करना, अपना ही कोई दूसरा बैंक अकाउंट में रिफंड पाना चाहते हैं तो ऐड अनदर में जाके बैंक की डिटेल को आपको लिखना होगा और उसको वैलिडेट कराना होगा। तो फिलहाल हमारे केस में हम जब रिफंड की राशि प्राप्त करते हैं तो इसी अकाउंट में प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक ही रहने दिया और इसको हम कंफर्म कर लेते हैं।
तो जैसे हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी ये देखिए ग्रीन टिक से कंफर्म्ड आ गया है और ये दूसरा ऑप्शन हमारा खुल गया है ग्रॉस टोटल इनकम का। अब कई साथियों को परेशानी ये होगी कि हो सकता है जो उनकी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक्चुअल में ये ना हो, जो फॉर्म 16 में है ये कम हो सकती है और आपके फॉर्म 16 में ज़्यादा हो सकती है। तो इसका कारण ये है कि जो फोर्थ क्वार्टर का अभी फाइलिंग है वो अभी तक पूरी तरीके से भरी नहीं गई है, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं और वेट करने के बाद जब ये आपकी एक्चुअल की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो रिफ्लेक्ट होने लगे, तब आप अपने आईटीआर को भरने का प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन। अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करने के लिए आप 26 एएस को भी देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऊपर का सेक्शन है ई फाइल उसमें जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26 एएस में आप क्लिक करेंगे। इसको कंफर्म करेंगे तो ये आपको दूसरे पोर्टल में ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसको चेकबॉक्स में टिक मार के एग्री करना होता है और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर चुन लेंगे 2025-26, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं एचटीएमएल में, और इसको हम कर देंगे क्लिक। तो जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर ये डिटेल आपकी आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप, और इसके आधार पे आप मैचिंग करा सकते हैं। अभी यहाँ पर जो कि फॉर्म 16 जो आपने आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड कराया होगा उसमें हो सकता है कि अभी जो आपकी अमाउंट है पेड क्रेडिटेड वो ज़्यादा हो और यहाँ पर अभी कम रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो थोड़ा वेट करना होगा आपको। और इसी के साथ साथ आप एआईएस से भी मैचिंग अवश्य करा लें। यहाँ पर हम दिखाते हैं एआईएस में जाने का तरीका आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एआईएस का पोर्टल खुलेगा, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से आपको मिला है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी अभी यहाँ पर कम रिफ्लेक्ट हो रही है और जो एक्चुअल में जो ग्रॉस सैलरी है वो भी हम दिखाएंगे। और ये परचेज है म्यूचुअल फंड के, तो इसका अभी ग्रॉस सैलरी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें सेलिंग नहीं दिखाई गई है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक जो आपको मिला है उसको आपको ऐड करना होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस आगे होने वाला है। तो हमारे केस में जो हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसमें जो ग्रॉस सैलरी है वो 16,41,305 रुपये है, जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें फॉर्म 16 प्रोवाइड कराया है। उसके अकॉर्डिंग ये राशि 16,41,305 रुपये है, जबकि यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है 11,22,722। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमारी राय यही रहेगी कि थोड़ा कुछ दिनों का वेट करें, 15 जून तक का वेट करें। यदि वो राशि एक्चुअल में आपको दिखाई देने लग जाए वो अमाउंट, तो आप आईटीआर को फाइल कर लें। क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताएं, इसको आईटीआर को फाइल करने का तरीका बताने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको एडिट कर देते हैं। और एडिट करने के बाद हम यहाँ पर इसमें एक्चुअल राशि लिख देते हैं जो कि हमारे फॉर्म 16 में हमारे एम्प्लॉयर द्वारा हमें दी गई है, 16,41,305 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 16,41,305 रुपया। और इसको हम यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 75,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा कॉलम खुल जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रखा है, प्रॉपर्टी केवल एक होनी चाहिए, और उसमें अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्वयं उसमें रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इन जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है, तो उस कंडीशन में आपको जो इंटरेस्ट आप अदा करते हैं उसमें आपको छूट मिल जाती है। तो हमारे केस में ये नहीं है, हमने होम लोन का कोई भी नहीं ले रखा है। तो यहाँ पर हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं एडिट करके कि अगर आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो यहाँ पर ये डिसेबल हो जाता है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आप इसको लेट आउट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, जो आपको रेंट सालाना प्राप्त हुआ है उसको आपको यहाँ लिखना होगा एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद टैक्स पेड ऑन लोकल अथॉरिटीज, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, जहाँ पर भी आपने टैक्स जमा किया है इस प्रॉपर्टी का उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद ये प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है और इसको आप सेव कर दें, तो जो आपको इंटरेस्ट की राशि पे छूट मिलेगी वो नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलती है। लेकिन चूंकि हमारे केस में हमने किसी प्रकार का होम लोन नहीं ले रखा है तो हम इसको बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बैक चले गए हैं। अब इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी। यहाँ पर ये वाला सेक्शन है जो ये तभी लागू होगा जब आप
हमने आपको बताया लेट आउट करेंगे इसको, लेकिन हमारे केस में ये नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड का जो हमें इनकम टैक्स रिफंड पिछले वर्ष प्राप्त होगा, उसमें जो हमें ब्याज समेत रिफंड प्राप्त होगा 468 रुपये ब्याज मिला था, तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी में जुड़ जाता है। इसके अलावा अभी हमने एआईएस में दिखाया आपको कि कुछ इंटरेस्ट हमें और मिला है, और वो मिला है हमें सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर हमने लिख देना है, और जो ये अमाउंट थी उसको हमने यहाँ पर भर देना है। वैसे ये प्रीफिल्ड आ जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन फिर भी 930 रुपये ये है, तो हम यहाँ पर भर देते हैं इसको। तो इसको हम 930 रुपये भर देंगे। ये 930 रुपये जो आपका एआईएस में दिखाई दे रहा है, उसको हमें यहाँ पर भरना होगा 930 रुपया। इसको भरने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया, जिसमें हमारा जो रिफंड मिला था उसमें जो ब्याज मिला था उसकी राशि भी आ गई है, और जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर एफडी भी हो सकती है, उसका भी ब्याज मिला हो, वो भी राशि सब शो हो जाएगी एआईएस में। लेकिन इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ दिनों का आप वेट करें, जब एक्चुअल में ये एआईएस में 26 ईयर्स में आपकी जो अमाउंट्स है वो रिफ्लेक्ट होने लगे, तो तभी आप आईटीआर को फाइल करें। लेकिन तरीका जो है वो इस प्रकार से होने वाला है जो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, आईटीआर 1 में, ये पहले नहीं था। तो 1,25,000 रुपये तक का यदि आपने कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं और उनको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सेल किया है, और आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो 1,25,000 रुपये या उससे कम हो रहा है, तो तब आप इसमें सेलेक्ट करके भर सकते हैं। पहले ये होता था कि चाहे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, हमें आईटीआर 2 को भरना होता था। लेकिन यहाँ पर सुविधा दे दी गई है कि यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको भर सकते हैं, वो पूरी छूट आपको मिल जाएगी। हमारे केस में हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसको जब हम कंटिन्यू कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरा स्टेप भी हमारा कंफर्म हो चुका है, और हम तीसरे स्टेप में चले जाते हैं टोटल डिडक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे ये एनपीएस का केस है, और यहाँ पर एटीसीसीडी 2 के तहत हमें जो छूट मिलेगी वो 1,94,333 रुपये, चूँकि गवर्नमेंट का शेयर है, ये छूट मिलेगी। ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट यहाँ पर कुछ दिनों में हो जाएगी 1,94,333 रुपये, जब आपका फोर्थ क्वार्टर ढंग से फाइल हो जाएगा, फीड हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप इसको जल्दबाजी में भरना चाहते हैं, वैसे जल्दबाजी में ना भरें, कुछ समय वेट करें, लेकिन हमें चूंकि ये आपको बताना है इसलिए हम इसको एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए राशि अभी शून्य है, लेकिन चूंकि हमारे फॉर्म 16 में ये दिया गया है तो हम इसको एडिट करके भर देते हैं 1,94,333 रुपये। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, और एलिजिबिलिटी भी इतने की हो गई है कि 1,94,333 रुपये की हमें पूरी छूट मिल जाती है, जो गवर्नमेंट का 14% का शेयर है। इसको हम सेव कर देते हैं, तो ये यहाँ पर राशि बताई गई है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम 80CCH, ये हमारे केस में नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं और इसको हम आगे कन्फर्म कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको कन्फर्म करते हैं, ये हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, ये देख सकते हैं आप। और चौथा स्टेप हमारा खुल जाता है टैक्स पेड का, कि आपके जो सैलरी से टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो यहाँ पर वैसे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चाहिए था जैसे पिछले वर्ष होता था, और ये कुछ समय बाद होने भी लगेगा। लेकिन क्योंकि आपके फॉर्म 16 में 26 ईयर्स में यदि डिटेल रिफ्लेक्ट होने लगी हैं, तो आप इसको एडिट करके भर भी सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, शेड्यूल TDS 1 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, आपने इसको क्लिक कर देना है और ऐड अनदर में क्लिक करना है, क्योंकि अभी यहाँ कोई डिटेल नहीं लिखी हुई आ रही है। अगर डिटेल लिखी हुई आती तो वेल एंड गुड था, लेकिन अभी चूंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो हम ऐड अनदर में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें 10 नंबर लिखना होगा, अगर आप स्कूल के टीचर्स हैं तो स्कूल का 10 नंबर लिखना होगा। जिस भी संस्थान में आप कार्यरत हैं, किसी अन्य विभाग में हैं, सरकारी विभाग में, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो कि आपके फॉर्म 16 में दिखाई दे जाएगा और 26 में भी दिखाई दे जाएगा। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल भर दी है, 10 नंबर भी भर दिया है, नेम ऑफ डिडक्टर भर दिया है, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, और उसके बाद टोटल टैक्स डिडक्ट इतना हुआ है ये भर दिया है हमने। वैसे प्रीफिल्ड आएगा, कुछ समय बाद रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है तो इसको आपको बताना आवश्यक है।
तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं और ये सेव हो चुका है। इसके अलावा यदि आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स किया होगा जमा चालान के ज़रिए, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐड अनदर में जाएंगे। यहाँ पर आपको बीएसआर कोड लिखना होगा, किस तारीख को आपने चालान जमा किया, सीरियल नंबर क्या था उस चालान नंबर का और कितना टैक्स आपने पेड किया, उसको लिख के भी आप सेव कर सकते हैं यदि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपके केस में। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको बैक कर लेते हैं और इसको लास्ट में हम ये देखिए टोटल टैक्स पेड है जो 1,26,000 रुपये है, और जो हमारे फॉर्म 16 में है वो भी 1,26,000 रुपये है। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ फीड कर दिया और इसको कंफर्म कर लिया है। जैसे हम कंफर्म करते हैं, फोर्थ स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो इसको भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक टेबल आ जाती है पूरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और इसको आप देख लें बारी बारी से, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं बारी बारी से, और इसको आप कन्फर्म कर लें। जैसे आप कन्फर्म करते हैं तो ये वाला स्टेप भी कन्फर्म हो जाता है और ये पूरे के पूरे 5 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको चले जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर टेबल खुल जाती है। इसमें आप कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम देख सकते हैं। 15,66,305 रुपये आपका जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। 1,398 रुपये यहाँ पर अदर सोर्सेस से इनकम है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा आपका, इसको आप देख लें और उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएगी, चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्लेस लिखना होगा जिस भी प्लेस में से आप ये सबमिट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो यहाँ पर 2 स्टेप हैं। इस बार वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। यदि कोई एरर आती तो यहाँ पर रेड कलर से एरर फाउंड भी लिखा हुआ जाता, और उनमें नीचे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि और एरर कहाँ है और उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम प्रीव्यू में जाते हैं। प्रीव्यू में जाके यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी डिटेल है। प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपको चले जाना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ई वेरीफाई में आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये देख सकते हैं आप इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार ओटीपी प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, तो आपको इसको कंफर्म कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। तो आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, या तो ये है, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करके वेरिफिकेशन का कार्य कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ITR 1 को, जो कि न्यू टैक्स regime के अंतर्गत है, उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक आपके फॉर्म 16 फॉर्म AIS में आपकी सूचनाएं पूरी ढंग से रिफ्लेक्ट ना हो जैसे आपके फॉर्म 16 में है। तो आप थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना दिखाएं ITR को फाइल करने में। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। यदि कोई सुझाव है तो उसको भी आप लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे शीघ्र ही नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।